पीरियोडिक फंक्शंस में हमने बात की थी कि कंपोजिट फंक्शंस का पीरियड कैसे निकाला जाता है। वहाँ हमने कंपोजिट फंक्शंस का एक ओवरव्यू भी लिया था। इसी बात पर अब हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कंपोजिट फंक्शंस एग्जैक्टली कैसे होते हैं और उन पर हम एक अच्छा डिस्कशन एग्जाम्पल्स के साथ कल्मिनेट करेंगे। आई होप आप जानते हो, आपको हम IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स की तैयारी करवा रहे हैं और ये पूरी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। हमने पूरे सिलेबस को 5 सेक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया है, डिवाइड किया है, जहां पर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कवर कर लिया है। अब हम कैलकुलस के फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस पर हैं। दूसरी ज़रूरी बात, हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। हम हर एक चैप्टर्स को कर रहे हैं, उनके कंसेप्ट कर रहे हैं, उन्हें एग्जाम्पल से कंसोलिडेट करने के बाद असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको देकर उनकी प्रैक्टिस और अच्छी करवा रहे हैं। हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ले रहे हैं सारे कंसेप्ट्स हो जाने के बाद, ताकि आपको हर वैरायटी के क्वेश्चन का एक्सपोजर दे पाएँ और चैप्टर्स को हम कल्मिनेट करते हैं उसमें पूछे गए सारे JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ। इस तरीके से एक अच्छी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक और ज़रूरी बात स्टूडेंट्स, आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। कंपोजिट फंक्शन की अगर मैं आपसे स्टैंडर्ड सिंपल सी बात करना चाहूँ तो वो इस तरीके से बिहेव कर रहे होते हैं कि जैसे मान लो एक फंक्शन है f जो a से b में डिफाइंड है, मतलब ये आपका डोमेन, ये कोडोमेन। एक फंक्शन है g जो b से c में डिफाइंड है। तो मैं एक ऐसा फंक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, गौर से सुनना, जो कि a से c में डिफाइंड हो। टेक्निकली वो कुछ नहीं है, जो यहाँ से a में आपने इनपुट पास किया, उसने आपको कुछ आउटपुट दिया f(x). अब ये f(x) मैंने g में पास किया, अब ये f(x) मैंने g में पास किया, तो मुझे क्या मिला, g ऑफ f(x). आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? एक सिंपल सी बात, जैसे कि गौर से सुनिएगा, सिंपल एकदम सॉर्टेड सी बात। जैसे कि मान लो एक फंक्शन है f(x) जो कि लिखा हुआ है x², और एक फंक्शन है g ऑफ x जो कि लिखा हुआ है लेट्स से sin x। गौर से सुनना, जैसे कि आपके पास f(x) एक फंक्शन है ना, इसमें आप क्या कर रहे हो, x का स्क्वायर कर ले रहे हो। बिल्कुल हम x का स्क्वायर कर ले रहे हैं, और उससे क्या हो रहा है सर, उससे ये हो रहा है कि आपका जब फंक्शन आगे जा रहा है तो वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है और कैसे वैल्यूज़ दे रहे हैं वो समझना। जैसे x में कुछ वैल्यूज़ हैं ना, ये f(x) का डोमेन है ना, तो यहाँ पर ये x की सारी वैल्यूज़ हैं, जैसे कि कुछ होगी -1, कुछ होगी लेट्स से 0, कुछ होगी 1, ऐसे कुछ, बस ऐसे कुछ भी मैं 2-3 रैंडम वैल्यूज़ ले रहा हूँ। हमने क्या किया, हमने f(x) इस पर अप्लाई किया। अब f(x) अप्लाई करने का मतलब क्या है, हमने इसका क्या लिया, x²। जब आपने इन वैल्यूज़ का x² किया, मतलब इन वैल्यूज़ का स्क्वायर किया, तो वो क्या दे रहा है, वो आपको 0, 1 और इन सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर यहाँ दे रहा है। फिर ये जो सारी वैल्यूज़ मिली हैं, अब इनको मैंने एज एन इनपुट यूज़ किया और किस पर अप्लाई किया, साइन पर, है ना। तो मैंने इनका क्या ले लिया, साइन, है ना। तो जैसे आप साइन 0 जानते हो, 0 हो जाता है, साइन 1 कितना हो जाएगा, साइन 1 हो जाएगा। इस तरीके से हमने अलग अलग वैल्यूज़ ढूंढी और निकाली। मेरा बस आपसे ये कहना है कि हमने पहले क्या अप्लाई किया, f(x), फिर हमने अप्लाई किया g(x), और उस तरीके से फिर हमें वैल्यूज़ मिली। इसी बात को अगर मैं डायरेक्टली यहाँ से अप्लाई करना चाहता तो क्या ऐसा भी किया जा सकता था? आई थिंक किया जा सकता था, पर इसे हम कहते क्या, पहले उस पर बात करते हैं। ये था आपका x, ये सारी वैल्यूज़ क्या मिली, f(x) की, है ना, और ये सारी क्या वैल्यूज़ मिली आपको, g ऑफ f(x) की। आई होप आप बातें थोड़ी बहुत समझ पा रहे हो। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या इसी बात को लिखने का या कहने का कोई और तरीका हो सकता था? जी हाँ, g ऑफ f(x) का मतलब है आप g के अंदर x के बजाय क्या पास कर रहे हो, f(x) एज एन इनपुट। f(x) पास करना मतलब क्या, f(x) पास करना मतलब x² पास करना। यानी ये कैसा फंक्शन हो जाता है, ये हो जाता है sin x²। यानी इस डोमेन पर आपने x² अप्लाई किया तो ये मिला, और इसे अगर डोमेन ट्रीट करके इस पर sin x अप्लाई किया तो ये मिला। मैं कह रहा हूँ इसी पर सीधे मैंने sin x² अप्लाई करके ये अटेन किया। ये आपके कंपोजिट फंक्शंस का एक बिहेवियर जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्या आपको ये समझ आ रहा है कंपोजिट फंक्शन बन कैसे रहा है? जैसे अगर एक सिंपल सी क्लैरिटी में देने की कोशिश करूँ कि कंपोजिट फंक्शंस आप कैसे ढूंढते हैं। जैसे एक फंक्शन है ना, एक फंक्शन लिखा है f(x) जो कि लिखा हुआ है mod ऑफ sin x। कुछ भी लिखा हुआ है ना, ऐसा चिंता का विषय नहीं, कुछ भी लिखा है। और एक फंक्शन लिखा हुआ है g ऑफ x जो कि लेट्स से लिखा हुआ है x² + 2। ये दो फंक्शंस हैं। अब आप क्या कहना चाह रहे हो सर? मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि अगर कभी भी कोई पूछे f ऑफ g ऑफ x निकालना है, तो इसको निकालने के मेरे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका, मैं g ऑफ x की वैल्यू जानता हूँ क्या? हाँ जानता हूँ सर, तो वो मैं पास कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा सर, ये होगा f ऑफ, ये आपका होगा f ऑफ x² + 2। आप सुन रहे हो क्या? हमने क्या किया, हमने g ऑफ x की वैल्यू जो कि है x² + 2 यहाँ पास की। तो f ऑफ g ऑफ x जो कि हमारे लिए अब क्या बन जा रहा है, f ऑफ x² + 2।
जब एफ ऑफ एक्स था तो मॉड ऑफ साइन एक्स था, तो जब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू होगा तब क्या होगा, मॉड ऑफ साइन ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर प्लस टू। क्या आपको ये तरीका समझ आ रहा है कंपोजिट फंक्शंस की डेफिनेशंस डिफाइन करने का? चलो एक और तरीके से समझते हैं। एक और तरीका इसका होता है, ध्यान सुनिएगा। ये हमने कौन सी अप्रोच यूज़ की, हमने इनसाइड आउट, हमने अंदर वाली टर्म्स को एक्सप्लोर करते चलिए और बाहर तक आए। मैं आउटसाइड इन अप्रोच यूज़ करता हूँ। देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। जी हाँ, हमें ये निकालना है। तो एक बात बताओ, सारी बातें छोड़ो, जी ऑफ एक्स को अभी हम कंसिडरेशन में नहीं लाते हैं। अब बताओ एफ ऑफ एक्स क्या होता है? सर वो होता है मॉड ऑफ साइन एक्स, वो होता है मॉड ऑफ साइन एक्स। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होगा? सर एक्स था तो मॉड ऑफ साइन एक्स था, अगर जी एक्स है तो क्या होगा, मॉड ऑफ साइन ऑफ कितना, जी एक्स। क्या आप मेरी बात समझ पाए? कुछ नहीं बदला अभी। फिर क्या सर? फिर अगर आप देखोगे तो जी एक्स की डेफिनेशन क्या है सर? जी एक्स की डेफिनेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू, तो वो यहाँ रख दो आप, तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस टू, और इस तरीके से आप इसे डिफाइन करेंगे। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? चाहे ये आउटसाइड इन अप्रोच यूज़ करें या इनसाइड आउट अप्रोच यूज़ करें, आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स सेम वैल्यू मिलना तय है। पर मैं आपको सबसे पहले तो ये सिखाना चाह रहा हूँ कि आप क्या कंपोजिट फंक्शंस बनाना सीख पा रहे हैं। आपको कंपोजिट फंक्शंस की क्लैरिटी हो रही है क्या? देखो, अगर कंपोजिट फंक्शंस पे थोड़ी बहुत क्लैरिटी हो रही है तो ज़रा उनका क्या कहना है उस डेफिनेशन को पढ़कर और अच्छे से समझते हैं। वो कह रहा है ए, बी और सी आपके तीन नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। एक फंक्शन है जो ए से बी में और एक जी फंक्शन है जो बी से सी में डिफाइंड है। तो जो आप जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लेते हो, जो आप कहते हो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होता है? ध्यान से सुनना। अभी भी इसमें जो सबसे मोस्ट एटॉमिक फॉर्म में मैं एलिमेंट के पास जाऊं तो इनपुट कहाँ से लिया जा रहा है? अब देखो ना, जी को एफ एक्स मिला, एफ एक्स को एक्स मिला, तो अभी भी इनपुट कहाँ से शुरू हो रही है? इनपुट की कहानी या चेन एक्स से शुरू हो रही है, और एक्स मैंने कहाँ से लिया था? ए से। तो ये कहाँ से डिफाइंड होगा? ए से। अच्छा, एक्स पास किया एफ के पास तो मिला बी, बी वाला सेट, और वो बी वाले सेट को एज एन इनपुट हमने जी को पास किया तो मुझे क्या दे रहा है? सी। तो अल्टीमेटली जो मुझे कोडोमेन या रेंज मिलनी तय है वो क्या होगी? आपकी सी। क्या ये परिभाषा आप समझ पा रहे हो कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कैसे बिहेव करता है? थोड़ी और क्लैरिटी में देने की कोशिश करता हूँ। ये आपने एफ और जी का कंपोजिशन किया है, जिसे आप कह रहे हो गॉफ, जिसे जनरली हम गॉफ या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स से हम रीड करते हैं। एक्स की वो सारी वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है जो सब आपके ए सेट में एग्जिस्ट करती हैं। आप फिर से गौर से सुनिएगा। ए से कुछ डेटा उठाया, एफ में पास किया, एफ ऑफ एक्स मिला। अब एफ ऑफ एक्स को एज एन इनपुट ट्रीट करवाया जी के लिए, तो जी में हमने पास किया एफ ऑफ एक्स और हमने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स अटेन किया। आप समझ पा रहे हैं चीज़ें? आई होप आपने ये गॉफ और फॉग को बनते हुए देखा है और ये चीज़ इस तरीके से क्रिएट होंगी। सर जैसे हमने एफ ऑफ जी ऑफ एक्स निकाला है, क्या हम जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल। देखो, पहली बात तो ये, अगर आपको ये मुगालता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आप गौर से सुनिएगा। जब हमें निकालना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो बताओ जी ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो बताओ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा? सर अगर दो तरीके, वापस इनसाइड आउट या आउटसाइड इन, जो आपको ठीक लगे, तो क्या मैं यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जगह मॉड साइन एक्स रख सकता हूँ क्या? तो क्या हो जाएगा सर? ये होगा जी ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स। आप सुन रहे हैं? अच्छा, और गौर से सुनिएगा। फिर वही बात, जी एक्स कितना होता है? एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो जी ऑफ एनीथिंग एल्स क्या होगा? दैट एनीथिंग का स्क्वायर प्लस टू। तो ये क्या है? साइन एक्स का मॉड को, इसका स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूँ? अच्छा, मॉड पे स्क्वायर लगाओ, डज नॉट मेक एनी सेंस, तो मैं उसे ऐसा ही लिख देता हूँ, और ये आपका क्या बन जा रहा है? साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू। आप सुन रहे हो ना? जी ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो जी ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स क्या होगा? मॉड ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर प्लस टू। मॉड का स्क्वायर करना डज नॉट मेक एनी सेंस, तो मैंने मॉड हटा दिया और स्क्वायर ही रख के रखा। क्या आपको ये बात समझ आई? इसी बात को आप ऐसे भी निकाल सकते थे, जैसे आपको जब निकालना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, जब हमें निकालना है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो आप एक बात बताओ, ध्यान से देखना, जी ऑफ एक्स क्या होता है? सर जी ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा? सर एक्स की जगह क्या रख दो? एफ ऑफ एक्स। तो हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का क्या? स्क्वायर प्लस टू। अब गौर से सुनना सर, एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स है मॉड ऑफ साइन एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर क्या होगा? मॉड ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर, यानी क्या? साइन एक्स का स्क्वायर, यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस टू। मैं सबसे पहले तो आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ इस बात को नोटिस करिए कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल नहीं होते हैं। अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि फॉग और गॉफ इक्वल हो, तो ऐसा नेसेसरीली ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये अपनी अपनी डेफिनेशन है। ये आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो अपने आप में कुछ है, और ये आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो अपने आप में कुछ, और ये दोनों सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना? तो इस बात को याद रखिएगा कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो आपका होता है वो ज़रूरी नहीं है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो। कोई परेशानी, कोई डाउट तो नहीं है इस बात को समझने में? आई होप चीज़ें क्लियरली समझ आ रही हैं बहुत स्पष्ट तौर पर। आगे बढ़ते हैं।
आगे अगर मैं कंक्लूजन्स पर आऊँ तो कुछ इंपॉर्टेंट सी बातें, इन बातों को समझो ताकि इनसे आपको परिभाषाएं बहुत अच्छे से क्लियर हो, है ना। मैं कुछ चीज़ें आपको ड्रॉ करके ही चीज़ें अच्छे से बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आती चली जाएँ और आपका कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे और आप चीज़ें समझते चलें, है ना। यहाँ से हमारा सेट ए था, ये हमारा सेट बी था, ये हमारा सेट सी था, है ना। सेट ए से सेट बी में हमने फंक्शन एफ अप्लाई किया, सेट बी से सेट बी में हम सेट बी से सेट सी में हमने फंक्शन जी अप्लाई किया, और सीधे सीधे सेट ए से सेट सी पर हमने जी फंक्शन किस पर अप्लाई किया, एफ फंक्शन पर। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही हैं, है ना। अब इन्हीं सब बातों पर ज़रा हम कुछ बातें कर लेते हैं, गौर से सुनिएगा। जैसे द इमेज ऑफ एवरी एक्स जो ए में है ना, तो ये जो ए में जितने भी आपके पास एक्स हैं, जितने भी आपके पास एलिमेंट्स हैं, है ना, उनकी इमेज किसके अंदर, फंक्शन जी ऑफ एफ एक्स के अंदर। वो कहाँ मिलती है, वो जी इमेज ऑफ दी एफ इमेज ऑफ एक्स का होती है। जैसे इन सब एलिमेंट्स की जो मैंने यहाँ इमेज ढूंढी है वो मुझे सारी कहाँ मिली हैं, मुझे सारी यहाँ मिली हैं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने डिस्कस किया था एक्स स्क्वायर और साइन एक्स, तो एक्स की जो भी सारी वैल्यूज उठाई हैं उनका स्क्वायर करके उनका साइन लेंगे तो सीधे सीधे मुझे यहीं पर वैल्यूज मिल जाएंगी। इस इंटरमीडिएट स्टेप को मैं स्किप कर सकता हूँ, मतलब एक्स लूँ फिर उसका स्क्वायर करूँ फिर उसका साइन लूँ, इसके बजाय एक्स स्क्वायर का साइन एक्स मुझे यहीं पर ये वैल्यूज देगा। क्या आप बात समझ पा रहे हो। ऑफ कोर्स बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप आ रही थी एक्स स्क्वायर, तो आप पहले एक्स स्क्वायर करिए फिर उसका साइन लीजिए, या फिर आप सीधे इसको जी ऑफ एफ ऑफ एक्स से सोच लीजिए। क्या दोनों बातें आपको समझ आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या और से सुनिएगा। जी ऑफ एफ जो आपने डिफाइन किया है वो तब ही डिफाइंड है, इस बात को सुनना, इज डिफाइंड ओनली इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एक्स बिलोंगिंग टू ए। जो आपके एक्स के जो सारी वैल्यूज हैं जो आपके सेट ए में है, तो यहाँ पर जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं, कॉमा एफ ऑफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ द डोमेन ऑफ जी। मतलब इस x से मुझे बहुत सारी वैल्यूज़ मिली, बिल्कुल मिली, है ना। इस x से मुझे कुछ वैल्यूज़ मिली जो कि मुझे इसकी इमेज लेट से ये मिल गई, इसकी इमेज लेट से ये मिल गई, है ना। कुछ समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, इसकी इमेज ये मिल गई, लेकिन इसकी इमेज मुझे मिली जो कि मुझे इसके 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 सेट बी में नहीं मिल रही है। आप सुन रहे हो क्या, मतलब जो मुझे फंक्शन f का जो को डोमेन दिया गया था, सुनना ध्यान से, फंक्शन f का जो को डोमेन दिया गया था उस b में तो मिली, उस बी में तो मिली, गौर से सुनना, लेकिन कहने को ऐसा मान लो कि जी फंक्शन का जो डोमेन था, जो कि अभी फिलहाल हमने बी ही मान लिया है कोइंसिडेंटली, पर जी फंक्शन का जो डोमेन है मान लो उसमें नहीं है, कोई ऐसी वैल्यू आ जाए, सुनना ध्यान से, जो यहाँ से जनरेट हो गई यहाँ तक तो आ रही है, पर ये वैल्यू मैं जी को फीड नहीं कर सकता हूँ, तो परेशानी है। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, गौर से सुनना। जैसे डेफिनेशंस कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं उस पर बात करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल हम लेके, पहले तो स्टेटमेंट आप सभी को समझ आ रहा है कि यहाँ से अगर आपने कोई x की वैल्यू ली, उस पर f फंक्शन अप्लाई किया, उससे आपको f ऑफ x मिला, और ये जो f ऑफ x मिल रहा है अगर ये आपके g के डोमेन में ना हो तो फिर g ऑफ f ऑफ x आप कैसे लेंगे, आप खुद समझो कि आप मेरी बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो। जैसे कि गौर से समझने की कोशिश करो, एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि क्या, आपके पास x है ना, और आपने कहा, ये तीनों सेट्स पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ, यही एग्जांपल लेते हैं अपना एक्स स्क्वायर वाला, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो और आप कहोगे कि हाँ सर ये बात तो गड़बड़ हो रही है और यहाँ पर चीज़ें आपने कुछ तो गलत की हैं, और उस गलती को ही मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि वो गलती क्यों है। ये आपका एफ ऑफ एक्स है ना, और यहाँ पर आपका ये मिल रहा है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब गड़बड़ आप समझने की कोशिश करना, एक्स पास किया है ना, ये फंक्शन आपने क्या अप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर जो आप फंक्शन अप्लाई कर रहे हो वो क्या है, साइन एक्स। अब प्रॉब्लम आप खुद समझना, जैसे साइन एक्स की जगह लेट्स से मैं ले लेता हूँ क्या, साइन इनवर्स एक्स, ताकि आप और अच्छे से समझ पाओ। बस कहने के लिए कह रहा हूँ ना, तो इस बात को लेकर कोई इशू तो क्रिएट मत करिएगा। ये मैंने दो फंक्शंस माने, अब आपको खुद नज़र आ रही है ये बात स्पष्ट तौर पर कि समझो सर बात को, है ना। कुछ भी ले सकते हो, अगर अभी थोड़ी कन्फ्यूजन है तो मैं कुछ और भी लेके बता सकता हूँ, पर पहले इसी से समझ लो। आपने एक्स स्क्वायर किया और जैसे यहाँ पर एक नंबर था 2, आपने 2 का स्क्वायर किया तो उसकी इमेज क्या मिली, 4। अब अगर मैं 4 को ढूंढने गया, 4 को मैं ढूंढने गया है साइन इनवर्स x के लिए, मतलब साइन इनवर्स में x की जगह मैंने 4 पास किया, तो टेक्निकली मैं क्या ढूंढना चाह रहा हूँ, साइन इनवर्स 4। आपको प्रॉब्लम नजर आई, प्रॉब्लम नजर आई क्या सर, साइन इनवर्स x के लिए डोमेन रिस्ट्रिक्टेड है, x -1 से 1 के बीच ही होता है, तो आप ये 4 नहीं रख सकते यहाँ पर। तो ये एक ऐसी वैल्यू है जो इसके डोमेन से बाहर है, जो इसके डोमेन से बाहर है, आप नहीं रख सकते। तो यहाँ पर ये एक वायलेशन है, तो आप ऐसी चीज़ों को पहले तो हटाएंगे, इस तरीके की चीज़ों को अवॉइड करेंगे, वरना फिर इन फंक्शंस का वजूद खत्म होता चला जाएगा। मतलब मुझे थोड़ा सा चीज़ों को सिस्टमैटिकली सोचना होगा। देखो ऐसे समझो, मैं अगर इस फंक्शन को थोड़ा ऑर्गेनाइज रखना चाहूँ ना, तो मैं क्या करूँगा, एक बात बताओ, साइन इनवर्स एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है। तो जितना मैं समझता हूँ साइन इनवर्स एक्स आपका -π/2 से π/2 के बीच की आपको सारी वैल्यूज़ दे रहा होगा, बिल्कुल दे रहा होगा। लेकिन ये किस पर दे रहा होता है, ये आपको सारी -1 से 1 तक के बीच की वैल्यूज़ पर दे रहा होता है। -1 जैसे कि क्या हो जाता है, आपको कहीं 0 मिल जाता है, कहीं पर आपको -1/2 मिल रहा होगा, कहीं पर आपको 1/√2, ऐसे ही -1 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज़ मिल रही होती हैं। आप सुन रहे हो क्या। लेकिन प्रॉब्लम समझो,
अब जो यहाँ पर जो वैल्यूज मौजूद होंगी ना x की, वो बस वही सारी होनी चाहिए जिनका स्क्वायर ये सब आ रहा हो, -1 से 1 के बीच की वैल्यूज। क्योंकि अगर कोई भी ऐसी वैल्यू यहाँ पर मौजूद रही जिसका स्क्वायर करने पर मैं एक ऐसी वैल्यू तक चला गया जो कि इसके डोमेन के बियॉन्ड चली गई है, तो फिर मैं कैसे इस फंक्शन को डिफाइन करूंगा? तब तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। जैसे मान लो यहाँ पर कुछ वैल्यू है, जैसे कि क्या है, कुछ भी है ना। पहली बात तो आप खुद समझो कि चीज़ें यहाँ पर कैसे रिस्ट्रिक्ट होंगी। आपको यहाँ नेगेटिव वैल्यूज मिलनी ही नहीं है, क्योंकि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करें वो नेगेटिव नहीं होता है। तो तय बात है, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज हट जानी है। दूसरी बात, जब आप यहाँ से हटाएंगे तो ये सारी -π/2 से 0 तक की वैल्यूज हट जानी है। आपको 0 से π/2 तक की ही वैल्यूज मिलेंगी। आप सुन रहे हो क्या? तो सवाल ये उठता है कि अगर यहाँ पर कुछ वैल्यूज ले ली जाएं, जैसे कि मैं ले लेता हूँ क्या 0, जैसे कि मैं ले लेता हूँ और भी 0 से 1 के बीच की सारी वैल्यूज, तो जब आप इनका स्क्वायर करेंगे तो 0 से 1 तक ही मिलेगा, है ना। इवन आप -1 से 0 तक की भी वैल्यूज ले सकते हो बिल्कुल शौक से, क्योंकि उनका भी स्क्वायर 0 से 1 के बीच ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने -1 से कोई छोटी और 1 से कोई बड़ी वैल्यू ले ली, फॉर एग्जाम्पल आपने अगर 2 ले लिया, तो 2 का स्क्वायर करते ही आप यहाँ पे ढूंढ लोगे 4, और 4 का अगर आपने इन्वर्स लिया तो साइन इन्वर्स 4 ऐसा कुछ होता ही नहीं है सर, साइन इन्वर्स 4 पे डिफाइंड ही नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को मुझे क्या करना पड़ेगा? अवॉइड। और इसीलिए डेफिनेशन आपको पढ़ाई और समझाई जा रही है जो यहाँ पर लिखी जा रही है। सुनिएगा, ये बहुत क्रूशियल पार्ट है और इसी को स्टूडेंट्स नहीं समझते हैं और कंपोजिट फंक्शन को पूरा पढ़ के बहुत मिस इंटरप्रेट करके मिसयूज करते हैं, बहुत गलत तरीके से उसको फॉलो करते हैं। g ऑफ f ऑफ x तब ही डिफाइंड है ओनली इफ, इस कंडीशन को समझना, जब जो आपके सारे x हैं, जो फॉर ऑल x, जो भी सारे x हैं जो कि a में मौजूद हैं, उनके लिए अगर मैं f ऑफ x ढूंढ रहा हूं तो वो आपके g के डोमेन का एलिमेंट होना चाहिए। आप सुन रहे हो क्या? मतलब अगर मैं g ऑफ f ऑफ x निकालना चाहता हूं तो अगर यहाँ x में जो सारे x हैं इनसे मुझे f ऑफ x मिला, तो ये जो सारे f ऑफ x मिल रहे हैं ना, ये आपके g ऑफ x के डोमेन का हिस्सा होना चाहिए। अगर नहीं हुए तो आपका g ऑफ f ऑफ x डिफाइंड ही नहीं है। आप समझ रहे हो? आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर हो रहा है कि अगर गलती से x में मेरे पास 3 होता तो 3 का स्क्वायर 9 होता, और 9 आपके साइन इनवर्स x के लिए साइन इनवर्स x का डोमेन नहीं होता है, आप x की जगह 9 नहीं रख सकते, तो इसलिए इस केस में फिर g ऑफ f ऑफ x आपका डिफाइंड नहीं होता। तो इस तरीके से इतनी बारीकी में आपको चीज़ें सोचते चलना होगा। क्या बात आप समझ पाए? चलो दूसरी बात है ना, सो दैट वी कैन टेक इट्स जी इमेज, तभी तो मिलेगा, वरना अगर यहाँ डोमेन में ही नहीं हुआ तो फिर उसकी जी इमेज कैसे निकलेगी। तीसरी बात, द रेंज ऑफ एफ मस्ट बी अ सबसेट और इक्वल टू द डोमेन ऑफ जी इन जी ऑफ एफ। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ध्यान से सुनिएगा। जो टेक्निकली ये जो रेंज है आपकी, ये हमेशा इस जी के, मतलब एफ की जो रेंज है, मतलब एफ का जो सेट है ये बी, वो आपके जी सेट के डोमेन के या तो इक्वल या उसका सबसेट होना चाहिए। आप खुद समझो इस बात को, आप खुद इस बात से एग्री होंगे और सहमत होंगे। जो बात अभी जस्ट समझाई है ये उसी बात का एक्सटेंशन है, आप समझना। इसी बात को मैं एक बार और आपके लिए क्लियर कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से स्पष्ट रूप से इसको समझ कर कंटिन्यू करें। आप बताओ ये क्या हुई सर? ये आपका फंक्शन आप एफ अप्लाई कर रहे हो, तो ये फंक्शन एफ का डोमेन है। ये क्या है? आपके फंक्शन एफ का डोमेन, और ये आपके फंक्शन एफ की रेंज है ना। ये आपके फंक्शन f की क्या है? रेंज है ना। इस तरीके से यहाँ से यहाँ पर मैं g अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप क्या कहोगे? ये आपके g फंक्शन का डोमेन है, बिल्कुल सही बात है, और ये आपके g फंक्शन की क्या है? रेंज। आई होप ये टर्मिनोलॉजी समझ आ रही है। अब मेरा आपसे कहना है वही बात वापस, जैसे कुछ भी एक फंक्शन ले लेते हैं, मान लो मैं कुछ और फंक्शन लेता हूँ इस बार क्या ले लेता हूँ, जैसे कि हमने एक फंक्शन लिया है, कुछ भी मान लो, जैसे कि मैंने लिया है वही ले लेते हैं ना, ताकि अपना कन्फ्यूजन दूर रहे और आप सॉर्टेड से चलो। जैसे ये है x और ये है साइन इनवर्स x, ये आपके f और g फंक्शंस हैं, है ना, ये मैंने डिफाइन किए हैं। अब आप खुद सोच के बताओ सर, यहाँ पर अगर जो भी मैं वैल्यूज़ लूँगा इसके डोमेन की, वो तो ऐसी लेनी है ताकि उनके लिए जो रेंज आए f ऑफ x की, वो इस तरीके से हो कि वो g के डोमेन में फॉल हो। तो अगर वो जी के डोमेन में फॉल हो रही है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो आपके f की जो रेंज है ना, आपके जो f की रेंज है ना, वो हमेशा आपके g के डोमेन से, आपके g के डोमेन से या तो छोटी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, पर उससे हमेशा छोटी होनी चाहिए। मतलब उसका या तो सबसेट हो या वो उसके इक्वल हो, क्योंकि एक भी वैल्यू ऐसी निकली जो g के डोमेन में नहीं हुई तो फिर उस वैल्यू को आप कहाँ लेके जाओगे? फिर तो फंक्शन की डेफिनेशन का वायलेशन हो गया ना। अब बात समझो, जैसे सर यहाँ पे आपने 3 रखा, 3 का स्क्वायर 9 आ गया, अब 9 को साइन इनवर्स तो एक्सेप्ट नहीं करेगा ना। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि अगर g का कोई डोमेन है तो उसकी कोई इमेज होनी चाहिए, पर साइन इनवर्स 9 तो होता ही नहीं है कुछ। तो प्रॉब्लम आपको समझ आ रही है कि फंक्शन का एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ जाएगा। तो ये 9 आया क्यों? क्योंकि यहाँ 3 था, तो ये रूट कॉज है, मुझे इस 3 से डील करना होगा।
आई होप आपको ये दोनों लाइन समझ आ रही है और आप कंपोजिट फंक्शंस को बिना कंफ्यूज हुए समझ पा रहे हो कि ये कंडीशंस क्या हैं। फिर से पढ़ देता हूं। द रेंज ऑफ एफ, जो एफ की रेंज है, इट मस्ट बी अ सबसेट ऑफ और इक्वल टू द डोमेन ऑफ जी। तो जी का जो डोमेन है, जो कि अभी टेक्निकली यही है, उसका सबसेट ही होना चाहिए एफ की रेंज को, क्योंकि एफ की रेंज अगर जी के डोमेन से बाहर निकल गई तो आप समझो ना, जी एफ को एज एन इनपुट यूज कर रहा है, तो जी जिन वैल्यूज को ले ही नहीं सकता है, अगर ऐसी वैल्यूज एफ प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर जी कैसे डिफाइन होगा। अब बात समझ पा रहे हो ना? बस यही बात मैं बार बार आपको यहाँ डाइजेस्ट करवाना चाह रहा हूँ। मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के एग्जिस्टेंस के लिए जरूरी है। मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स के लिए मेरे पास कोई परेशानी है। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स अपने इंडिविजुअल एंटिटीज हो सकते हैं जो अपने अपने डोमेन्स में अपने अपने रेंज में डिफाइंड होंगे, पर अगर आप जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लेना चाहते हो तो याद रखना सर, जो एफ ऑफ एक्स की रेंज है, यानी जो एफ ऑफ एक्स एज एन आउटपुट दे रहा है, जिसे जी ऑफ एक्स एज एन इनपुट ले रहा है, तो वो जो एफ ऑफ एक्स का आउटपुट है ना, वो जी ऑफ एक्स के इनपुट से छोटा होना चाहिए। सुन रहे हो क्या? क्योंकि अगर एफ ऑफ एक्स का आउटपुट जी ऑफ छोटा होना चाहिए, मतलब वो एलिमेंट्स उसके अंदर समाहित होने चाहिए, क्योंकि अगर वो एफ ऑफ एक्स का आउटपुट जी ऑफ एक्स के कैपेसिटी के बियॉन्ड चला गया, जिसको वो मतलब प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी ना सारी। आई होप आप बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो। अगर एफ ऑफ एक्स ने कोई वैल्यू जनरेट करी, जो कि वो कर सकता है, उसके हाथ में है, पर इस वैल्यू को अगर जी प्रोसेस ही नहीं कर सकता हुआ हो तो फिर परेशानी है ना। फिर ये फंक्शन की डेफिनेशन कैसे होगी? आप एक तरफ तो ये भी कह रहे हो सर कि ये जी का डोमेन है, पर जी के डोमेन में अगर ये है तो फिर ये जी इस वैल्यू को प्रोसीड कर पाएगा, प्रोसेस कर पाएगा, पर ये नहीं कर पा रहा है, तो कॉन्ट्रडिक्शन बहुत सारा आ जाएगा अगर आपने ऐसा किया तो मुझे हमेशा इंश्योर करना पड़ेगा कि जो जी का डोमेन है वो हमेशा सुपर सेट हो आपके एफ के रेंज का। आई होप ये बात अब बहुत अच्छे से क्लियर है। और कंपोजिट फंक्शंस का एग्जिस्टेंस कब होगा, वो क्यों होंगे और वो कैसे होंगे, ये बात आप समझ पा रहे हो, है ना। जैसे मैं थोड़ी और क्लैरिटी आपको देने की कोशिश करता हूँ कुछ और चीज़ों के साथ। आई होप आप कंपोजिट फंक्शंस को समझ पा रहे हो, है ना। जैसे कि यहाँ देखो, द कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब फॉग गॉफ के इक्वल हो, ऐसा बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। अगली कंडीशन, the composition of functions is associative. That is really important. That means what? I hope आप समझ पा रहे हो। आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि f of g of x तक ही निकाल सकते हो, और आप आगे अपनी कहानी बढ़ा सकते हो और आप बियॉन्ड जा सकते हो। जैसे मैं कहने को f of g of h of x भी निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ये एसोसिएटिव है। एसोसिएटिव मतलब इसका ये मतलब है कि देखो, जैसे मैं आपसे तीन फंक्शंस पे बात करता हूँ। f of x एक फंक्शन है, लेट्स से वो है x स्क्वायर, है ना। g ऑफ x एक फंक्शन है, लेट्स से वो है क्या, मॉड ऑफ x, है ना। और लेट्स से h ऑफ x एक फंक्शन है जो कि है लेट्स से क्या, x प्लस 2। अब नाउ इट्स टोटली अप टू यू, इट इज टोटली एब्सोल्युटली अप टू यू कि आप इसे कैसे डिसाइड करना चाहते हो। आप पहले g ऑफ h ऑफ x लेना चाहते हो, फिर उसका f लेना चाहते हो, या फिर आप पहले f ऑफ g ऑफ h ऑफ x ले लेना चाहते हो, फिर उसके अंदर g ऑफ h ऑफ x लेना चाहते हो। इट्स टोटली अप टू यू। आप किस ऑर्डर में प्रोसीड करना चाहते हो आपके ऊपर है। बस एक बार या तो चाहो तो इनसाइड आउट यूज करना है, आउटसाइड इन यूज करना आपके ऊपर है। मैं दोनों तरीके बताता हूँ। जैसे मैंने इनसाइड आउट यूज किया तो मैं क्या करता हूँ, देखना ध्यान से। f को ऐसा कैसे ही रखा, g को ऐसे ही ऐसा रखा। hx क्या है सर, hx है आपका x प्लस 2, तो h की जगह आपने रख दिया x प्लस 2। सुन रहे हो क्या आप लोग? फिर हमने क्या किया, अब बताओ। gx क्या था सर, gx था मॉड x, तो g ऑफ x प्लस 2 क्या होगा, मॉड ऑफ x प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2। सुन रहे हैं आप लोग? फिर क्या, फिर दूसरी बात, f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर, तो f ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 क्या होगा, हो जाएगा आपका मॉड ऑफ x प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी x प्लस 2 का स्क्वायर। इतनी सी बात है। एसोसिएटिव का मतलब है कि मैं चाहूं तो इसका ऑर्डर आउटसाइड इन भी यूज करूं तो भी सेम आंसर आएगा। मतलब क्या, मतलब अगर मैं यहां से शुरू करूं, क्या लिखा है, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x। अब बताओ, f को एक इनपुट पास किया जो है g ऑफ h ऑफ x। g ऑफ h ऑफ x मुझे नहीं पता, पर f के अंदर जो भी आप पास करते हो ना, आपको उसका स्क्वायर करना होता है सर। तो f को मैंने क्या पास किया, g ऑफ h ऑफ x। तो आप g ऑफ h ऑफ x का क्या कर देंगे, सबसे पहले तो स्क्वायर। क्या आपको बात समझ आ रही है ना। मैं इसी पार्ट को यहाँ पर इस तरीके से लिख रहा हूँ। फिर क्या सर करना है, आगे सुनते जाएगा। अब g ऑफ h ऑफ x का क्या मतलब होता है, तो g ऑफ h ऑफ x का मतलब होता है कि g के अंदर जो भी आप पास करते हैं आप उसका क्या ले लेते हैं, मॉड। आई रिपीट, g के अंदर आप जो भी पास करते हैं उसका मॉड ले लेते हो। तो g के अंदर मैं क्या पास कर रहा हूँ, h ऑफ x, तो आप यहाँ पर क्या ले लीजिए, आप ले लीजिए h ऑफ x का मॉड।
कोई परेशानी तो नहीं है। और इसका आप ऑफ कोर्स क्या कर ले रहे हो, स्क्वायर। तो मॉड का स्क्वायर डज नॉट मेक एनी सेंस, सो कैन आई राइट दैट एज एच ऑफ एक्स का स्क्वायर, है ना। आप चाहें तो उसे एच स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं एक स्क्वायर अलग से लगा दे रहा हूँ। अब क्या, अब मुझे एच ऑफ एक्स की वैल्यू लिख लेनी है, वो क्या है सर, एक्स प्लस टू। तो बिल्कुल मैं इसे क्या लिख दूंगा, मैं इसे लिखूंगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। मैं आपको सबसे पहले तो बस ये दिखाना चाह रहा हूँ कि कंपोजिट फंक्शंस आपके एसोसिएटिव होते हैं, कम्यूटेटिव नहीं होते बट एसोसिएटिव होते हैं। मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एच को आप एफ ऑफ जी ऑफ एच लिख सकते हो, ये तो एक ही बात हुई नहीं, ध्यान सुनो। पहले आपने एफ ऑफ जी निकाला, फिर उसका एच निकाला, या फिर आप चाहें तो पहले जी ऑफ एच निकाल लें फिर उसका एफ निकालें, ये वही है इनसाइड आउट या आउटसाइड इन अप्रोच। इस तरीके से आप इसे एसोसिएटिव मैनर में देख सकते हैं। इसी तरीके से एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, वो कहती है द कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विद द आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन याद है ना, आई होप आपको याद है। आइडेंटिटी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी y इज इक्वल टू एक्स, है ना। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। तो वो कहना चाह रहा है किसी भी फंक्शन का आइडेंटिटी फंक्शन के साथ जो कंपोजिशन होता है वो खुद होता है, क्योंकि वो x ही तो जनरेट करेगा। मतलब कहना चाह रहा है कि f में जो भी पास करो वो वही होगा। तो आप कंपोजिशन अगर आइडेंटिटी के साथ लोगे तो वही तो जनरेट करेगा। आपको मैं एक एग्जाम्पल से भी दिखा दूंगा, पर पहले इस बात को पढ़ो। चलो पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ ही लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है वो देखो ध्यान से। एग्जाम्पल ये है, जैसे कि कोई कह रहा है, एक फंक्शन लिया लेट्स से एफ ऑफ एक्स, है ना, ये है लेट्स से साइन एक्स, है ना, और एक आइडेंटिटी फंक्शन है जिसे मैं आई से डिनोट कर ले रहा हूँ। जैसे अगर आप चाहो, आपको परेशानी हो तो आप तो ऐसे ले लो जी ऑफ एक्स, है ना, आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन। अब आप मुझे बताओ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा बताओ। अच्छा, जी ऑफ एक्स क्या होता है, सो जी ऑफ एक्स एक्स होता है, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगा, मतलब जी के अंदर जो पास करो वही दे देता है। तो जी के अंदर एफ ऑफ एक्स पास किया तो ये क्या दे देगा, एफ ऑफ एक्स। और एफ ऑफ एक्स कितना है सर, साइन एक्स। क्या आपको बात समझ आई। अच्छा, इसमें दूसरा भी करके देख लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सुनिएगा ध्यान से। अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का क्या मतलब, गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। जी ऑफ एक्स का क्या मतलब है, सो जी ऑफ एक्स का मतलब है एक्स। तो टेक्निकली क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स हम जानते हैं क्या है सर, वो होता है साइन एक्स। क्या आप बात समझ पा रहे हो। मतलब अगर आइडेंटिटी फंक्शन के साथ किसी का कंपोजिशन लो तो आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, उसको हटा ही दो तो अच्छा है, वो पिक्चर में ना ही रहे तो अच्छा है। मतलब एफ ऑफ एक्स लिखा है तो एक्स से, या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा है तो उसको जी ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दें, सॉरी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा है तो फिर जी ऑफ एक्स अपना जो है कंसिडरेशन में आ जाएगा। मतलब आई एम रियली सॉरी, मैंने उल्टा बोला है, फिर से ठीक करता हूँ। अगर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा है तो उसको एफ ऑफ एक्स से, और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स लिखा है तो उसको एफ ऑफ एक्स से आप इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हो। क्या आइडेंटिटी फंक्शन समझ आ रहा है। यही बात आपको यहाँ पर वो लिख रहा है, ध्यान से पढ़ो इस बात को और देखो कि इसमें क्या बोल रहा है। देखो इसमें एक छोटा सा पॉइंट और नोट कर लो, जैसे वो कह रहा है एफ जो है वो ए से बी तक है ना। तो अगर एक आइडेंटिटी फंक्शन लिया है जिसका डोमेन क्या लिया है उसने, ए और आई बी जो कह रहे हैं वो क्या है, वो आइडेंटिटी फंक्शन है डोमेन ए और बी के रिस्पेक्टिवली। तो स्वाभाविक सी बात है सर, पहले तो ये कि एफ ओ आई या आई ओ एफ, यानी क्या, एफ ऑफ आई या फिर आई ऑफ एफ, दोनों ही आपके एफ होंगे। ये तो हमने जस्ट अभी सीखा है। पर मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये ए और बी पिक्चर में क्यों ला रहा है, सोच के देखो। यहां पे जब आप ए लेकर आ रहे हो पिक्चर में, तो यहां पर ये क्या कर रहा है, ये आप ले रहे हो एफ ऑफ आई। एफ ऑफ आई मतलब क्या, मतलब आप जो आई का आउटपुट ले रहे हो वो एफ का इनपुट है। सुनिएगा, आई ऑफ एफ, इस वाले आई ऑफ एफ में क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि एफ का जो आउटपुट है वो आई के इनपुट में यूजर है। तो सिंक में चीजें रहना जरूरी है। सिंक में चीजें रहने का जरूरी का मतलब क्या है, मतलब ये जनाब बड़ी साधारण सी बात है, गौर से सुनना, कि यहां पर जो एफ का आउटपुट है, आई ऑफ एफ में जो एफ का आउटपुट है वो आपके आई का डोमेन होना चाहिए। आप सुन रहे हो क्या। तो आई का जो डोमेन है वो क्या है, आपका एफ का आउटपुट यानी बी। तो देखो उसने बी लिखा। दूसरी बात, एफ ऑफ आई, एफ ऑफ आई मतलब आई का जो आउटपुट है, सुनिएगा ध्यान से, आई का जो आउटपुट है वो एफ का क्या होना चाहिए, इनपुट। तो एफ का इनपुट क्या है, ए, देखो, जो कि आई का क्या है, आउटपुट। तो क्या आपको आई ए और आई बी समझ आ रहे हैं कि चीज़ें कैसे बिहेव कर रहे हैं। कोई परेशानी, कोई इशू, ये बात समझ आई क्या। चलो, अगर आइडेंटिटी फंक्शन के साथ चीज़ें क्लियर है तो कुछ और चीज़ें समझते हैं, कुछ और चीज़ों को और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। पर मेरा मानना है सबसे ज़रूरी, सबसे क्रूशियल बात ये कि आप कंपोजिट फंक्शन को समझ पा रहे हो। कुछ प्रॉपर्टीज़ के थ्रू और क्लैरिटी देते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें समझते हैं। घबराना मत, बस ध्यान से सुनना। अगर ए से बी में एक फंक्शन है एफ और बी से सी में एक फंक्शन है जी, है ना, दोनों ही 1 1 है,
तो आपका ए से सी में जो जी ऑफ एफ आएगा वो भी 1 1 होगा। मेरा कहना है मुझे प्रूव करने की भी जरूरत नहीं, आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा इसको ग्राफिकली आपको दिखाता हूँ, ध्यान से सोचो। मतलब क्यों नहीं होगा सर, आप खुद सोचो ना, मतलब उसमें गड़बड़ क्या है, उसको ऐसा नहीं होने से कौन रोकेगा और क्यों मना करेगा। आप ऐसे समझो सर, एफ ऑफ एक्स आपका एक 1 1 फंक्शन है और जी ऑफ एक्स भी आपका एक 1 1 फंक्शन है। इट्स लाइक ये वैल्यू से आप जाके पूछोगे तो ये कहेगा मेरी एक फिक्स्ड इमेज है, इस वैल्यू से पूछोगे तो ये कहेगा मेरी एक फिक्स्ड इमेज है, मतलब f में भी और g में भी। ये कहेगा कि f में मेरी एक फिक्स्ड इमेज है और ये कहेगा मेरी g में भी एक फिक्स्ड इमेज ही है। इसको जाके बोलूंगा तो ये कहेगा कि मेरी f में एक फिक्स्ड इमेज है, और इसको जब पूछा कि आपकी g में क्या है तो वो कहेगा मेरी g में भी एक फिक्स्ड इमेज ही है। तो इस बात का क्या मतलब, इस बात का मतलब शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है कहाँ मैनी टू वन का स्कोप क्रिएट हो रहा है। आप खुद सोचो, मतलब क्यों क्रिएट होगा, आप खुद सोचो ना। किसी ने भी ये कहा कि हम दो x की सेम वैल्यू होनी है, हर एक इसने ये कहा कि मेरी एक एक इमेज है, और जी के लिए भी इनने सब ने ये कहा कि हमारी एक एक इमेज है। तो मैनी वन का स्कोप ही नहीं आ रहा है ना। मैं एक ग्राफिकल बिल्कुल सिंपल सा विजुअलाइजेशन आपको देना चाह रहा हूँ। तो जब स्कोप ही नहीं आ रहा है तो मैं जब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बनाऊंगा, जब मैं क्या बनाऊंगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा आप अपनी इमेज बताओ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में, तो ये कहेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में मेरी इमेज ये है। मैं पूछूंगा आप अपनी इमेज बताओ तो ये कहेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग मेरी इमेज ये है। मैं बोलूंगा आप अपनी इमेज बताओ तो ये कहेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के अकॉर्डिंग मेरी इमेज ये है। तो 1 to 1 ही तो मैपिंग होनी है साहब। आप सुन रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं होगी, मतलब इसने अपनी एक यूनिक इमेज बनाई, उसने अपनी एक इमेज बताई। ऐसा नहीं हुआ ना कि इन दोनों ने अपनी सेम इमेज ये बताई हो तो ये हो रहा होता कि इन दोनों की सेम इमेज बन रही होती। तो मैनी टू वन बना ही कहाँ, वो 1 to 1 ही तो रहा। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी 1 to 1 ही रहेगा। अगर आपको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है तो मैं यहाँ पर मैथमेटिकली भी इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ, गौर से सुनना। हम मान लेते हैं कि g ऑफ f ऑफ x1 और g ऑफ f ऑफ x2, x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यूज के लिए सेम है। मतलब मैं उल्टा प्रूव कर रहा हूँ, मैं मान ले रहा हूँ कि मैनी टू वन है। अब हम सिंपल सी बात आपसे करना चाह रहे हैं, ये क्या होगा g ऑफ f ऑफ x1 और ये होगा g ऑफ f ऑफ x2। अच्छा, f ऑफ x और g ऑफ x कैसे हैं आपके 1 1, f ऑफ x एंड g ऑफ x अगर आपके 1 1 हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है सर कि x की अलग वैल्यू के लिए f की अलग अलग वैल्यू मिलेंगी। मतलब अगर x1 और x2 इक्वल नहीं है तो ऑफ कोर्स आपके f ऑफ x1 और f ऑफ x2 भी इक्वल नहीं होंगे। आप सुन रहे हो क्या? और ऐसा ही सेम g1 और g2 के लिए भी ट्रू होगा कि g ऑफ x1 और g ऑफ x2 भी इक्वल नहीं होंगे। ये बात तो हम जानते हैं क्योंकि gx और fx आपके कैसे हैं 1 1। अच्छी बात है सर। तो मैं इसी बात पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि देखो, अगर g ऑफ f ऑफ x1 अगर g ऑफ f ऑफ x2 के इक्वल है तो ये तब ही होगा जब g के अंदर आपने जो वैल्यू पास की है वो इक्वल हो। अब आप क्या कहना चाह रहे हो, g के अंदर यहाँ f ऑफ x1 पास है, यहाँ f ऑफ x2 पास है और g ऑफ दिस एंड g ऑफ दिस इक्वल है। तो चूंकि g एक 1 1 फंक्शन है तो g को जो वैल्यू पास की जा रही है वो भी इक्वल होगी। अब आप कहना चाह रहे हो f भी 1 1 है तो f को जो वैल्यू पास की जा रही है वो भी इक्वल होगी। तो अगर x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यूज के लिए इक्वल है तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि x1 और x2 दोनों वैल्यू सेम हैं। आप यहाँ से यहाँ और यहाँ से हम यहाँ कैसे आए समझ पा रहे हो ना। मैं सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ कि आप सिंपल सी बात समझो। हम ये जानते हैं कि अगर आपका कोई कहे कि g ऑफ समथिंग, लेट्स से मैं कहता हूँ g ऑफ लेट्स से कुछ भी कह लेता हूँ ना k1, और कोई कहता है g ऑफ k2 आपके इक्वल है, तो ये तब ही होगा। कोई मुझसे कल को कहे कि g ऑफ k1 और g ऑफ k2 इक्वल है और मुझसे कोई कहे कि g आपका जो है वो 1 1 फंक्शन है, तो मैं कहूँगा सर मत सोचो कुछ भी, आप कह दो कि k1 और k2 कैसे हैं इक्वल। क्योंकि अगर ये 1 1 है तो दो अलग वैल्यूज के लिए g आपको सेम वैल्यू जनरेट करके देगा ही नहीं। आपने कहा ना कि g 1 1 है तो वो k1 और k2 सेम ही रहेंगे। यही बात यहाँ पर हो रही है। कोई कह रहा है कि g ऑफ समथिंग और g ऑफ अनदर थिंग इक्वल है, मतलब वो समथिंग और वो अनदर थिंग सेम है, बस ऐसे। इसी तरीके से f ऑफ समथिंग और f ऑफ अनदर थिंग इक्वल है, इसका मतलब वो समथिंग और अनदर थिंग सेम है। क्या आपको ये बात समझ आई? आई होप आप ये बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो। तो आज की पहली लर्निंग कंपोजिट फंक्शन के एप्लीकेशन पर बेस्ड किया कि अगर आपके f और g 1 1 है, अगर f और g 1 1 है तो ऑफकोर्स आपका चाहे g ऑफ f ऑफ x निकाल लें या f ऑफ g ऑफ x निकाल लें, वो भी आपका 1 1 फंक्शन ही रहेगा। कोई परेशानी इस परिभाषा में? चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर। अगली डेफिनेशन क्या है, अगर गौर से सुनना इस बात को ना, कंफ्यूज्ड मत होइएगा।
आपका एफ ऑफ ए से बी में और जी ऑफ बी से सी में, ये तो हम समझ ही रहे हैं कि ये बी तक जा रहा है तो जी बी से सी तक ही जाएगा। अगर ये ऑन टू है, अगर दोनों आपके कैसे हैं ऑन टू, क्या आप ऑन टू की डेफिनेशन समझते हो? मैं थोड़ा सा ये आपको विजुलाइज करवा देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर चलती चलें, है ना। ये आपका एफ है, ये आपके एफ का रेंज है जो कि जी का डोमेन है, और ये आपके जी का रेंज है जो कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स का भी रेंज है ना। यहाँ पर आप क्या अप्लाई कर रहे हो एफ, और यहाँ पर आप क्या अप्लाई कर रहे हो जी, है ना। ये आपका सेट है ए, ये आपका सेट है बी, और ये आपका सेट है सी। कोई परेशानी तो नहीं, एफ आपका ए से बी में और जी आपका बी से सी में डिफाइंड है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर कोई कहे एफ और जी दोनों ही आपके ऑन टू है, मैं वन वन और मैनी वन को लेकर अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि दोनों ही आपके ऑन टू फंक्शन है। अब ऑन टू का मतलब क्या? अगर मैं एफ को ऑन टू कहता हूँ, मतलब एफ की रेंज में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो खाली बैठा हो, मतलब हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होगी, जैसे इसकी कहीं ना कहीं होगी, इसकी कहीं ना कहीं होगी, इसकी अपनी कहीं ना कहीं होगी, और इसकी भी अपनी कहीं ना कहीं होगी। तो इन सब की अपनी अपनी इमेजेस होंगी। क्या आप ये बात समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं है उस बात से? अच्छा, इसी तरीके से आपने कहा जी भी एक ऑन टू फंक्शन है। जी हाँ, मैंने कहा जी भी आपका एक ऑन टू फंक्शन है। मतलब क्या? मतलब साफ बात है सर, अगर सी सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं, अगर सी सेट में कुछ एलिमेंट्स हैं, तो वो एलिमेंट्स क्या कहेंगे? वो एलिमेंट्स ये कहेंगे सर कि हम सब की प्री इमेजेस हैं, हम सब के सब एलिमेंट्स की प्री इमेजेस है। मतलब ये कहेगा मेरी ये इमेज हो गई है, ये कहेगा मेरी ये इमेज है, ये कहेगा मेरी ये इमेज है, ये कहेगा मेरी ये इमेज है, और ये कहेगा मेरी ये इमेज है। मतलब हर एक एलिमेंट के पास अपनी एक प्री इमेज अगर है, तो ऑफ कोर्स हम कोडोमेन में अगर कोई भी एलिमेंट खाली ना रहे, अगर वो रेंज के इक्वल हो जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं? एक ऑन टू फंक्शन। आप सुन रहे हो क्या? अब क्यों नहीं होगा ये मेरा आपसे ये पूछना है, मतलब ऐसा क्यों नहीं होगा? आप खुद सोचो ना। जब आप डिफाइन करने चले हो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो प्लीज इस बात को सुनना, आप खुद एग्री करोगे। मैंने एक्स से जाके पूछा कि आप अपने एलिमेंट्स बताओ, तो इसके पास तो सारे डोमेन हैं, तो डोमेन के तो सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाई होते ही होते हैं, इन हर एक एलिमेंट की इमेज होती है। तो इसने कहा हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी इमेज है, और रेंज में जब जाके देखा तो ये ऑन टू निकला। ऑन टू मतलब सबके पास अपनी प्री इमेजेस है। मतलब मुझे प्रॉपर जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का डोमेन है, जो जी का डोमेन है, वो एफ ऑफ एक्स की रेंज के इक्वल आ रहा है। आप सुन रहे हो बात? क्योंकि तय बात है सर, तय बात है कि ये आपका एक ऑन टू फंक्शन नहीं है, मतलब ऑन टू है, इनटू नहीं है। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई भी एलिमेंट खाली रह जा रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई भी एलिमेंट खाली रह जा रहा है। खाली रह जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी प्री इमेज नहीं है। मान लो मैं बना के बताता हूँ, तो देखो हो सकता था जी के पास अपनी इसके लिए कोई ना कोई इमेज होती, पर इसकी कोई प्री इमेज तो नहीं थी ना। आप समझ रहे हो? तो एफ के लिए तो ये बी सेट के केस में ये क्या हो जाता, ये क्या हो जाता, ये तय बात है सर, ये एक इनटू हो जाता। पर ऑफ कोर्स जी अभी भी ऑन टू है, और मान लो जी के पास भी कोई एलिमेंट ऐसा खाली रह गया जो कि इसको क्या बनाता, इनटू, तो ये इनटू वाला केस होता है। आई होप आपको बात रियलाइज हो रही है। पर मैं कह रहा हूं अगर दोनों ही ऑन टू है तो क्या होगा? तो आई होप आपको दिख रहा है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी ऑन टू ही बनेगा। कोई एलिमेंट खाली नहीं रहना है ना। क्यों नहीं रहेगा? मैथमेटिकली भी समझते हैं और इसको और अच्छे से डाइजेस्ट करते हैं। सुनिएगा ध्यान से। जी जो है आपका एक ऑन टू फंक्शन है, जी जो है आपका एक ऑन टू फंक्शन है। जी हाँ सर, मैं एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेता हूं z, जो कि आपके सी सेट में से आपने उठाया। मैं क्या करता हूं सर, आपके सी सेट में से एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लेता हूं। जैसे मान लो ये वो एलिमेंट है, अब सुनना ध्यान से, है ना। देयर एग्जिस्ट अ प्री इमेज ऑफ y ऑफ z अंडर जी सच दैट जी वाई इज इक्वल टू जेड। मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्योंकि आपने कहा था, क्योंकि सर आपने कहा था कि अगर आपने एक एलिमेंट चुना जी के रेंज में, मतलब सी सेट के अंदर, जिसे मैं कहता हूं जेड फॉर अ वाइल, वो समझाने के लिए आपको कह रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए सर, निश्चिंत रहिए, क्योंकि आपने कहा था जी एक ऑन टू फंक्शन है, और अगर एक जी ऑन टू फंक्शन है तो जी के को डोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहेगा जो खाली होगा। मतलब अगर वहां कोई एलिमेंट मिला है तो उसकी प्री इमेज मिलेगी, तो z की मुझे प्री इमेज मिलना तय है। जैसे कि मैं z की प्री इमेज यहाँ पे ले आता हूँ, ये जिसे मैं क्या कह लेता हूँ, जिसे मैं कह लेता हूँ y, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं इससे कहना चाह रहा हूँ ये जो रिलेशन बन रहा है जी वाई, जब आपने पास किया तो आपको क्या दे रहा है, ये z। आप सुन रहे हो क्या? अब गौर से सुनना, आगे सुनते जाइएगा। फिर वो क्या कह रहा है, फर्दर फॉर y बिलोंगिंग टू b। अब अगर मैं y से जाके पूछता हूँ, मैं अगर y से जाके पूछता हूं कि क्या आप खाली बैठे हो, आपकी कोई प्री इमेज नहीं है क्या f में, तो y कहेगा कि f एक ऑन टू फंक्शन है। मतलब f के को डोमेन में
कोई भी एलिमेंट खाली नहीं बैठेगा, उसकी इमेज एग्जिस्ट करेगी। मतलब अगर आपने यहाँ पर y के लिए कोई इमेज प्री इमेज ढूंढी जो कि x है, तो मैंने f में x पास किया तो वो डेफिनेटली y जनरेट करेगा। कोई एलिमेंट खाली रह ही नहीं सकता, क्योंकि f भी आपका कैसा फंक्शन है, एक ऑन टू फंक्शन। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि हर एलिमेंट, मैंने कोई z जो ढूंढा है उसके लिए मुझे gy मिलेगा। gy मिलेगा मतलब y मतलब क्या, f ऑफ x मिलेगा, मतलब g ऑफ f ऑफ x मिलेगा। मतलब आपका g ऑफ f ऑफ x हर z के लिए एग्जिस्ट करता है, जो कि आपके g ऑफ f ऑफ x के कोडोमेन यानी C सेट में मौजूद है। मतलब C सेट में मौजूद हर एलिमेंट की मुझे प्री इमेज मिलती चली गई। कहाँ तक, A सेट तक अनडाउटेडली वो मुझे मिली। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके f और g ऑन टू हैं तो बिना सोचे समझे निश्चिंत होकर कहना कि आपका g ऑफ f ऑफ x भी ऑन टू होगा। क्या ये बात आपको समझ आई है? और ऑफ कोर्स f ऑफ g ऑफ x भी निकालते तो वो भी ऑन टू होता, बस उसमें परिभाषाएं आपकी एडजस्ट, रीवेरीफाई, रीडिफाइन हो जाती। पर क्या आपको ये बातें और कारणों के साथ समझ आ रही हैं? मैं एक सिंपल सा स्टेटमेंट और कंक्लूजन देना चाह रहा हूँ अभी इन दोनों बातों में। अगर आपके f और g दोनों ही 1 1 हैं तो f ऑफ g ऑफ x या g ऑफ f ऑफ x जो भी डिफाइन हो रहा है वहाँ पर वो 1 1 होगा। अगर दोनों ही ऑन टू है तो इनका कंपोजिट भी ऑन टू होगा। थर्ड प्रॉपर्टी थोड़ी ट्रिकी है, गौर से सुनना, इस बार ध्यान से समझना। f a से b में डिफाइंड है, g आपका b से c में डिफाइंड है। g ऑफ f ऑफ x अगर 1 1 है, अगर g ऑफ f ऑफ x अगर 1 1 है तो f ऑफ x नेसेसरीली 1 1 होगा। लेकिन g ऑफ x 1 1 हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं आपको प्रूव करके बात दिखाता हूँ, गौर से सुनना। मैं दोनों बातों पर बात करता हूँ, पहले ये वाला केस बनाता हूँ, सुनते जाइएगा उसने क्या कहा है, ज़रा उस पर बात करते हैं। उस कंडीशन को मैं आपको प्रूव करता हूँ कि ऐसा क्यों होना ज़रूरी है। ध्यान से सुनिएगा। ये आपका सेट A है, ये आपका सेट B है और ये आपका सेट C है ना। यहाँ पर आप कौन सा फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, f, और यहाँ पर आप कौन सा फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, z। गौर से सुनना, काम की बात है। मान लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ किसी ने कंक्लूड किया, क्या कंक्लूड किया कि आपका g ऑफ f ऑफ x 1 1 है। अब g ऑफ f ऑफ x का 1 1 होने का मतलब क्या? अगर आपके पास यहाँ पर बन रहा है g ऑफ f ऑफ x, अगर ये फंक्शन 1 1 है, मतलब g में जो मैंने डोमेन ढूंढी है, g के लिए जो मैंने डोमेन ढूंढी है, उससे जो g ऑफ f ऑफ x वाली जो रेंज की मैपिंग मैं कर रहा हूँ वो 1 1 मैपिंग हो रही है, वो एक साफ तौर पर 1 1 मैपिंग हो रही है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये समझना आप। इसके लिए वो ये कहना चाह रहा है कि जो आपका f ऑफ x है, मैं इस बात पर अब आना चाह रहा हूँ, जो f ऑफ x है उसका नेसेसरीली 1 1 होना ज़रूरी है। मैं इसका उल्टा करके बताता हूँ। मैं पहले इस बात पर आऊँगा, मे नॉट बी 1 1 हो या नहीं हो वो मुझे नहीं पता, पर मान लो f ऑफ x ही आपका 1 1 नहीं है, मान लो f ऑफ x ही आपका 1 1 नहीं है, तो क्या वायलेशन हो रहा है, ज़रा उस पर बात करते हैं। देखो f ऑफ x मान लेते हैं 1 1 नहीं है ना, जैसे कि ये कुछ मैपिंग में कर रहा हूँ, तो f ऑफ x ने क्या कहा कि मेरी आप यहाँ से यहाँ पर मैपिंग कर दीजिए, ये मेरा एक इमेज मिल गया, ये इसकी एक इमेज ये मिल गई और इसकी एक इमेज मिल गई। आप मेरी बात समझ पा रहे हो क्या? गौर से सुनना, बहुत काम की बात है। अब अगर मैं आगे जाके पूछता हूँ, ध्यान से सुनना, इन दोनों ने इसकी ये इमेज दी। अब सिंपल सी बात है, आप खुद इस बात से एग्री करोगे कि जैसे ही मैंने इससे पूछा तो इसने अपनी इमेज ये बता दी, इसने ये बता दी और इसने बता दी। मैंने जी को भी क्या रखा, 1 1, मैंने जी को भी 1 1 रखा है, मैंने एफ को मैनी 1 बनाया है ना। मैं लिख भी देता हूँ, जो एफ है आपका वो कैसा है, मैनी 1, और जी जो है वो कैसा है आपका 1 1। आप खुद समझो इस बात को, आप खुद गौर से देखो कि सर अगर मैं एक्स के पास जाके पूछता हूँ, ये एक x1 है और ये x2 है, तो अगर आप कहना चाह रहे हो कि g ऑफ f ऑफ x 1 1 है, अगर आप कहना चाह रहे हो g ऑफ f ऑफ x 1 1 है, अगर ये 1 1 है मतलब x की दो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए मुझे g ऑफ f ऑफ x की अलग अलग वैल्यूज़ मिलनी चाहिए। पर आप देखो ना, अब गौर से देखो, मैंने x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यूज़ ट्राई की, x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यूज़ ट्राई की, उसके लिए मुझे एक ही वैल्यू मिल रही है y। आप सुन रहे हो क्या? मतलब मैंने f ऑफ x1 निकाला, ध्यान से सुनना, और f ऑफ x2 निकाला, वो दोनों ही मुझे क्या मिले, y। और जब मैंने g ऑफ y निकाला, जब मैंने क्या निकाला, g ऑफ y निकाला, ये जब y g में एज एन इनपुट पास किया तो मुझे क्या मिला, मुझे मिला z। आप सुन पा रहे हो क्या? मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूँ, x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यूज़ के लिए, आई होप आप समझ पा रहे हो, g ऑफ f ऑफ x1 और g ऑफ f ऑफ x2 मुझे दोनों ही वैल्यू सेम मिल रही है। तो क्या ये एक आपका 1 1 फंक्शन रहा? सर नहीं रहा।
तो आपको पहले तो रूट कॉज समझ आ रहा है कि सर इसको मैनी वन मत बनने देना, इसको वन वन ही रखना। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो सर ये मैनी वन होता तो चलता क्या? इस पर बात करते हैं। क्या कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है? चीज़ें क्लियर चल रही हैं? दिमाग में अगर कंपोजिट फंक्शन अच्छे से बैठ गया ना तो कोई भी गड़बड़ कभी भी आप नहीं करेंगे। मैं एक और तरीके से समझाता हूँ, आप चीज़ें देखना आपको खुद नजर आएंगी कि हाँ सर क्या रूट कॉज है, और अगर वो आप उससे छेड़खानी ना करो तो आपके कंपोजिट फंक्शंस का ये वन वन बिहेवियर सॉर्टेड रहेगा। फिर से वही बात, ये आपका फंक्शन है एफ, ये आपका फंक्शन है जी, है ना, ये सेट है ए, ये सेट है बी और ये सेट है सी। मैं f को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहा हूं कि आप वन वन ही रहो। मैं f से कह दे रहा हूं कि आप वन वन ही रहो। g से मैं नहीं कह रहा वो मैनी वन हो, वन वन हो, कुछ भी हो चलेगा। मतलब अगर आप अदर साइड पे, डिफिकल्ट साइड पे, एक्सट्रीम साइड पे जाना चाह रहे हो तो आप मैनी वन बना दो। मैं गारंटी दे रहा हूं कि अभी भी आपका g ऑफ f ऑफ x वन वन रहेगा। क्यों? गौर से समझना इस बात को। मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं कि g ऑफ f ऑफ x आपका वन वन ही रहेगा। आप खुद समझना। देखो शुरुआत करते हैं। f ने क्या कहा? मैं वन वन हूं। मतलब अगर f के पास मुझे मान लो 4 एलिमेंट्स मिले, f के पास मुझे 4 एलिमेंट्स मिले जिसे मैं कहता हूं x1, x2, x3 और x4, है ना। तो f अगर वन वन रहेगा तो ये मुझे कैसी डेफिनेशन देगा? ये मुझे 4 यूनिक अलग अलग डिस्टिंक्ट इमेजेस देगा, y1, y2, y3 और y4। लेकिन पता है क्या हुआ? ये 4 के साथ हमने क्या इंश्योर किया? वन वन इंश्योर किया, पर इन 4 के साथ कुछ और मैपिंग भी हो रही थी। कुछ और मैपिंग कैसी हो रही थी? जैसे मान लो आपके पास कुछ यहाँ पे और एलिमेंट्स हैं, y1, y2, y3, y4 के साथ कुछ और भी एलिमेंट्स हैं। जैसे कि मैं मान लेता हूँ यहाँ कहीं बना लेता हूँ, आई होप यू आर नॉट बॉर्डर्ड बाय दैट, y5, और यहाँ कहीं बना लेता हूँ लेट्स से y6। अब जी ने पता है क्या परेशानी क्रिएट की? जी ने बोला आप मेरे को मैनी वन बनाना चाहते हो ना, बना दो। आप मुझे मैनी वन बनाना चाहते हो, बना दो। कैसे बनाओगे? आपने y1 की मैपिंग की, लेट्स से क्या मिल गया? z1। आपने y2 की मैपिंग की, क्या मिल गया? z2। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो केस की, ये देखो अभी भी वन वन भी बना रहा और मैनी वन भी हो गया तो भी कोई परेशानी नहीं हुई। वन वन भी बना रहा मतलब g ऑफ f ऑफ x आपका वन वन ही रहेगा, बशर्ते आपका g ऑफ x मैनी वन बनेगा। आई विल शो इट टू यू। देखो y5 और y6 ने क्या बोला कि सर हमारी मैपिंग किसी x से कर दो आप। तो y5 और y6 ये गए यहाँ, y5 और y6 ये गए यहाँ और इन्होंने z5 से मैपिंग की। अब प्रॉब्लम समझो, ध्यान से सुनना। डिस्पाइट gx बीइंग अ मैनी वन फंक्शन, क्यों सर? क्योंकि y5 और y6 g के डोमेन में दो वैल्यूज थी जिन्होंने z5 से ही मैपिंग की। फिर भी y5 और y6 तक x पहुंचा ही नहीं पा रहे ना। अरे x ने बोला x1, x2, x3, x4 आपको y1, y2, y3, y4 तक पहुंचा रहे थे, तो वो y5, y6 तक पहुंचा ही नहीं रहे, तो सवाल ही नहीं उठता z5 तक आने का। मतलब मैं कब बोलता, सुनना ध्यान से, मैं तब कहता कि मेरा g ऑफ f ऑफ x एक मैनी वन फंक्शन है। कब कहता? जब z5 के लिए मुझे दो अलग अलग x मिल जाते, जैसे कि x5 और x6, पर वो मिले क्या? नहीं। तो इसके g ऑफ f ऑफ x का जो डोमेन है, जो कि ये है, आई होप आप समझते हो, ये आपका डोमेन है और ये इसका रेंज है। तो इसकी रेंज में मौजूद किसी भी वैल्यू के लिए मुझे इसके डोमेन से दो अलग अलग या दो से ज्यादा अलग अलग वैल्यूज मिली क्या? नहीं मिली। आप ढूंढो ना इसके रेंज में कौन कौन है। अगर g ऑफ f ऑफ x की रेंज पूछूंगा तो एक मिनट कोई भी शख्स z5 ना कहे तो अच्छा है। क्यों नहीं कहेंगे सर? आप z5 लाके बता दो। z5 आएगा ही नहीं। कैसे नहीं आएगा सर? बिल्कुल नहीं आएगा, आप लाके बताओ ना। देखो z1 आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि जब आप x1 पास करोगे तो y1 आएगा और y1 से z1 आएगा। z2 आएगा क्योंकि आप यहाँ से x2 उठाओगे, y2 आएगा, y2 z2 देगा। x3 उठाओगे, y3 मिलेगा, z3 मिलेगा। x4 उठाओगे, y4 मिलेगा, z4 मिलेगा। इनके अलावा और क्या है यहाँ पर? अब क्या रखोगे आप जब कुछ है ही नहीं डोमेन में? तो जब कुछ है ही नहीं तो y5 और y6 कैसे आएंगे? अगर y5 और y6 आते तो z5 आता, तो z5 की प्री इमेजेस ढूंढने की जरूरत ही नहीं है ना। आप समझ पा रहे हो? बस यही बात मैं आपको यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, बड़ी सिंपल सी, कि आपके पास अगर f और g दो फंक्शंस हैं और कोई पहले ये कह दे कि g ऑफ f ऑफ x वन वन है, तो पहली बात तो बस किसका रहना जरूरी है? वन वन। बस आपके लिए ज़रूरी है कि जब आप g ऑफ f ऑफ x निकाल रहे हो तो ये जो अंदर वाला फंक्शन है ये एटलीस्ट वन वन हो, बस ये वन वन हो, यही नेसेसरी कंडीशन है। कोई कहे कि g ऑफ f ऑफ x वन वन है तो मैं कहूँगा कि f ऑफ x तो डेफिनेटली वन वन रहा होगा, g ऑफ x का मुझे नहीं पता। सुन रहे हैं आप लोग? मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर मुझे पता नहीं, एक अच्छा जवाब होगा। पर g ऑफ f ऑफ x वन वन है तो f ऑफ x अनडाउटेडली वन वन होगा। उसका प्रूफ हम देख चुके हैं। आई होप अब आप चीज़ें समझ पा रहे हो। मैंने दोनों केसेस आपके सामने रखकर आपको चीज़ें समझाने की कोशिश की है।
और गलत और सही दोनों प्रूव करने की कोशिश की कि चीज़ें क्यों गलत है ना। ये वही सिनेरियो है जो आपको दिखाया गया था, जो समझाया गया था, अच्छे से देखो, ये वही सारी आपके सामने बातें लिखी गई हैं। एक और प्रॉपर्टी, क्या यहाँ तक सारी प्रॉपर्टीज क्लियर है? ये वही प्रॉपर्टी अगर आप देख पा रहे हो तो देखो, आपका F11 है, G11 नहीं है ना। फिर भी आपका जब आपने G ऑफ F ऑफ X निकाला तो 1 1 आया, क्योंकि दो आपकी ऐसी वैल्यूज थी जिनके लिए इसने कुछ मैपिंग की ही नहीं। ऑल्दो 5 और 6 जो थे आपके, वो 5 और 6 तक ले जा रहे थे, मैंने मान ली आपकी बात सर, लेकिन प्रॉब्लम ये है सर कि F ने तो जनरेट ही नहीं करे ना 5 और 6, तो जब G ऑफ F ऑफ X निकालोगे तो इसका मुझे सॉर्टेड रहेगा स्टोरी। आप समझ पा रहे हो? क्योंकि G ऑफ F ऑफ X चलता कहाँ से, X से निकलता है और यहाँ के रुकता है। तो जब X ने इन दोनों को लेकर ही नहीं आया तो इन दोनों के लिए मैनी वन बनने का स्कोप ही खत्म हो गया ना। क्या आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है? चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक और प्रॉपर्टी समझते हैं। क्या कंपोजिट फंक्शंस आपको समझ आते चले जा रहे हैं? अभी तक तो कोई डाउट नहीं है, और ध्यान से देखना और गौर से समझना, चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है। A टू B एक फंक्शन है F, B से C एक फंक्शन है G, सॉर्टेड सी बात है साहब। G ऑफ F ऑफ X ऑन टू है, ऑन टू याद करो, ऑन टू। तो G ऑफ X इज नेसेसरीली ऑन टू बट F ऑफ X में नॉट बी ऑन टू। मुझे शायद ये बात समझाने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ गए होंगे। मैं आपको समझाने की बस ये कोशिश करता हूँ कि कहना क्या चाह रहा है। देखो मैं पार्ट विजुलाइज जरूर करवाता हूँ, है ना, आपसे ध्यान से देखना। पहले वो पार्ट समझो जो वो आपसे कहना चाह रहा है। आपके पास तीन वही बात है, वापस सेट है आपके A B और क्या भाई C, है ना। अब A B और C को लेकर मेरा ओपिनियन क्या है साहब, ये अगर A था, ये अगर B था और ये C था, A से B में आपने किसको डिफाइन किया, F को, और B से C में किसको डिफाइन किया आपने, G को, है ना। ध्यान से सुनिएगा। अब उसने ये कहा है, इस स्टेटमेंट पर आओ वापस देखना, अगर आपका G ऑफ F ऑफ X, अगर आपका G ऑफ F ऑफ X ऑन टू है, अगर आपका G ऑफ F ऑफ X ऑन टू है, तो आप ये कंक्लूड करोगे, तो आप कंक्लूड करोगे कि G ऑफ X भी आपका कैसा होगा, G ऑफ X भी आपका ऑन टू होगा। खैर ये बात शायद आपको समझ आ गई होगी अपने कॉमन सेंस से भी, और F ऑफ X का ऑन टू इनटू कुछ भी हो हमें सब चलेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एक सिस्टमैटिक डायग्राम से मैं जरूर बताऊंगा, पर पहले पॉइंट समझो। देखो प्रूफ क्या है कि G ऑफ F ऑफ X आपका ऑन टू है। हाँ है सर, इसका मतलब क्या, मतलब आपके C सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, C सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके लिए A सेट में कोई ना कोई A एग्जिस्ट करता है। मैं भी Gx और F ऑफ X की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी आपसे बात करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ G ऑफ F ऑफ X की। और G ऑफ F ऑफ X में B बाईपास हो जाता है, आप डायरेक्ट A से C में बात कर रहे होते हो। तो किसी फंक्शन का, मैं इस फंक्शन के ऑन टू होने का क्या मतलब है, इस फंक्शन के ऑन टू होने का मतलब है कि C सेट में अगर कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे C1, C2, C3, C4, तो इन सब के लिए A में इनकी प्री इमेजेस, इसकी यहाँ पे C1, C2, C3, C4 के लिए कोई ना कोई अलग अलग इमेजेस आपको मिलेगी। वो मैनी वन होगी, 1 1, ये मेरा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं, पर होंगी। जैसे कि मैं क्या लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ A1, A2 और A3, तो होंगी। जैसे कि C1 कहाँ से निकल के आ रहा होगा, जैसे कि मान लो C1 A1 से निकल के आ रहा होगा, C2 कहाँ से निकल के आ रहा होगा, हो सकता है C2 आपका A2 से निकल के आ रहा होगा, C3 कहाँ से निकल के आ रहा होगा, C3 हो सकता है आपका A3 से निकल के आ रहा होगा, और C4 भी आपका हो सकता है कहीं ना कहीं A3 से निकल के आ रहा होगा। आप ये बात समझ रहे हो, इस बात से तो कोई परेशानी नहीं है भाई साहब। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। फिर मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, बीच में मैंने अभी बीच के पार्ट को आपसे डिस्कस नहीं किया है, वो हमारे लिए मैटर ऑफ कंसर्न है ही नहीं। आप खुद सोच के देखो ये क्यों नहीं है, आपको दिखना चाहिए वैसे तो। मैंने क्या कहा, मैंने कहा G ऑफ F ऑफ X ऑन टू है, तो इस तरीके से चीजें दिखेंगी कि C सेट में मौजूद हर एलिमेंट की मुझे A सेट में प्री इमेज मिलेगी G ऑफ F ऑफ X फंक्शन के अकॉर्डिंग। आप सुन रहे हो, बीच में क्या हो रहा है, अभी वो बात हम नहीं कर रहे हैं, यही बात यहाँ पर लिखी जा रही है। अगर आपसे मैं पूछूं तो देन फॉर एवरी C विच इज फ्रॉम द सेट C देयर एग्जिस्ट ऑल A, मतलब हर एक A मिलेगा इस C के लिए जो कि A सेट से उठ रहा होगा, तय बात है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पर, है ना, कि सर अगर आप F में A पास करोगे तो आपका G ऑफ F ऑफ A C आएगा, यही बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। जैसे कि समझो बात को, मैंने A1 पास किया है यहाँ पर, तो G ऑफ F ऑफ A1 C1 देगा। अगर A2 पास किया, अगर मैंने A2 पास किया तो आपका G ऑफ F ऑफ, मैंने एक गड़बड़ की है जो मैं बताने जा रहा हूँ, बस 2 मिनट थोड़ा सा पेशेंस रखना। यहाँ पर ना हमने ये पार्ट जो है हमने गड़बड़ किया, मैं इसको अंडू कर देता हूँ, 2 सेकंड दीजिएगा, क्योंकि आपने 1 टू मैनी बना दिया है। बस ये पार्ट मैं ठीक कर रहा हूँ, 2 सेकंड थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, है ना। इस पार्ट को मैं ठीक कर देता हूँ, इसको भी थोड़ी देर के लिए हटाता हूँ, है ना। ऐसे 4 ये आपके C1, C2, C3, 4 और ये आपके A1, A2, A3 जो भी है, मैं ऑन टू पर आ रहा हूँ भी, है ना। तो मैं आपसे पहले से डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि हर एक A के लिए G ऑफ F ऑफ A C क्रिएट करके देगा, और हर एक A के लिए कोई ना कोई B होगा,
और बी के लिए कोई ना कोई सी होगा। ये साफ बात है सर, जैसे कि आपका ये जो सेट है, ये जो सेट है, ये सारे A1 A2 A3 हैं, तो बी में आपके पास कैसे होंगे, बी में आपके पास B1 B2 B3 ऐसी कुछ एलिमेंट्स होंगे। आई होप आप सुन रहे हो। और इस तरीके से आपको सी में C1 C2 C3 मिल रहे होंगे। अब मेनी 1 1 1 किसी भी तरीके की मैपिंग हो, हमारा मैटर ऑफ कंसर्न क्या है, ऑन टू बनाए रखना। अब क्या प्रूव करना है, इस बात पर आते हैं। मैं अभी पहले तो बस आपसे कह दे रहा हूँ कि g ऑफ f ऑफ x आपका कैसा फंक्शन है, g ऑफ f ऑफ x आपका ऑन टू फंक्शन है। मतलब C1 C2 C3 C4 सबके लिए आपको मैपिंग मिल रही होगी। आप सुन रहे हो क्या? आई रिपीट माई स्टेटमेंट, मैंने उल्टी मैपिंग कर दी थी अभी। उल्टा मतलब मैंने कुछ ऐसी मैपिंग कर दी थी कि C3 और C4 दोनों ही A2 से अराइज हो रहे थे, जो कि गलत था। मतलब उल्टा रादर सही होना था कि A2 और A3 किसी एक को ले जाएंगे और फिर वहाँ से मल्टीपल वैल्यूज़ किसी एक को ले जाएंगे, जो बात हम अभी करेंगे। पर पहले तो गौर से सुनिएगा, जो भी मैंने मैपिंग आपको बता दी थी वो गलती से, मतलब अननोइंगली इन अ रश, मैंने वो मैनी टू वन के बजाय वन टू मैनी मैपिंग कर दी थी, जो कि एक रिलेशन का टाइप हो सकता है, फंक्शन का नहीं। तो हमने उसे अनडू किया है। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब इस पॉइंट को सुनना, गौर से सुनना, सिंपल सी बात है। अगर कोई भी सी में बिलोंग करता है तो उसके लिए कोई ना कोई बी में बिलोंग करता है। आप सुन रहे हो क्या? तो GX तय है ना ऑन टू होगा। क्यों ऑन टू होगा, अब बात समझो। मैं फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेता हूँ ये ऑन टू नहीं है, मैं मान लेता हूँ g ऑफ x ऑन टू नहीं है। अगर g ऑफ x ऑन टू नहीं है मतलब क्या, मतलब g ऑफ x में कोई ना कोई एलिमेंट खाली रह गया जिसकी प्री इमेज मुझे नहीं मिली। जैसे C4 खाली रह गया तो B3 की मैपिंग C3 से होगी, B2 की C2 से होगी, B1 की C1 से होगी। आप सुन रहे हो क्या? सर आपने ये कहा था, सुनना ध्यान से, आपने ये कहा था कि g ऑफ f ऑफ x आपका कैसा है, आपका एक ऑन टू फंक्शन है। तो उसका क्या मतलब होगा? उसका ये मतलब होगा ना कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज होनी चाहिए। तो इनकी सबकी प्री इमेज मिलनी चाहिए। आप प्रॉब्लम समझो, आप समझ पा रहे हो क्या? आप जैसे मान लो, जैसे कि क्या, A1 ने B1 को मैप किया, A2 ने B2 को मैप किया और A3 ने B3 को मैप किया। पहली बात तो अभी ये कैसा है, अभी तो ये एनीवे आपका ऑन टू ही नहीं है ना। पर जैसे मान लो, मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ऐसा केस बनाने की हम कोशिश करते हैं जहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आपको दिखेगा कि हम बना रहे होंगे g ऑफ f ऑफ x को ऑन टू, ये इंश्योर करते हुए कि g ऑफ x ऑन टू ना हो, जो कि हम कर ही नहीं पाएंगे। तो ये प्रूफ शायद हो जाएगा, आपको दिख जाएगा कि ऐसा नहीं हो सकता। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। मतलब मैं आपको इस कंक्लूजन का वायलेशन करने की कोशिश करके चीज़ें ड्रॉ करने की बता रहा हूँ कि देखो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। क्या पॉइंट समझ आ रहा है? देखो कैसे, ध्यान से सुनना और बहुत अच्छे से सुनना। अभी आपका g ऑफ f ऑफ x कैसा है, ऑन टू। क्यों सर? क्योंकि g ऑफ f ऑफ x में C1 C2 तीन वैल्यूज थी, C3, और उनके लिए मुझे A1 A2 A3 तीन वैल्यूज मिली। तय बात है सर, मतलब हर एलिमेंट की मुझे प्री इमेज मिली। बहुत खुशी की बात है ना। तो जब बात ही खत्म होगी ना, वैसे आपको दिखना चाहिए कि सर अब यहाँ पे हर एलिमेंट की अगर यहाँ पर प्री इमेज मिल रही है तो किसके थ्रू गुजर रही है? वो इसके थ्रू ही तो गुजर रही है। बीच में इनके बीच जो लिंक क्रिएट कर रहा है वो यही तो कर रहा है। मतलब आप सी से डायरेक्ट ए पर नहीं आते हो, वो बी के थ्रू ही आते हो। मतलब मान लो कल को कोई कहे आपसे, सुनना ध्यान से, ये कितनी गलत और कितनी बेहुदा और कितनी अजीब बात होगी कि C4 से आप कहाँ आए, A4 पर आए, पर A4 से आप B4 पर नहीं गए, A4 से आप B4 पर नहीं गए, A4 से आप डायरेक्ट C4 पर आ गए। ऐसा आप कर ही नहीं सकते ना, क्योंकि अगर आप यहाँ से कोई वैल्यू पास करते हो F के अंदर तो पहले f ऑफ x बनाता है, तो उससे डेफिनेटली मुझे क्या मिलना चाहिए, B4 मिलना चाहिए। और जब आप B4 पास करोगे, तब जाके आपको C4 मिलेगा। तो डेफिनेटली एक इंटरमीडिएट वैल्यू मिलना तय है। मेरी अब बात समझ पा रहे हो क्या? मतलब C4 तक अगर आप आए हो तो आप A4, B4 और C4 के थ्रू ही आए होंगे। आप C4 पर डायरेक्ट A4 से नहीं आ सकते बिना B4 पर आए हुए। ये कंपोजिट फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन है, उसका ही वायलेशन हो जाएगा अगर आपने ऐसा किया तो। क्या ये बात समझ आ रही है? मैं एक और एग्जाम्पल से, एक और ड्राइंग से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ अगर अभी भी क्लियरिटी नहीं हो रही है तो। पर प्लीज़ ये बात समझना कि कल को अगर मैं कंक्लूड कर दूँ कि सर ये मान लो इनटू था, अगर g ऑफ x इनटू था मतलब C4 के लिए कोई इमेज थी ही नहीं, पर g ऑफ f ऑफ x ऑन टू था, मतलब C4 के लिए एक इमेज थी A4, तो आप कह रहे हो A4 ने C4 को मैप किया। तो C4 आता ही कहाँ से सर? C4 यहाँ से आता है ना, जहाँ कोई B4 होता है उससे C4 मिलता है। अगर आपको C4 मिल रहा है डायरेक्ट A4 से तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोसेस ये है कि A4 से B4 आता है, फिर B4 से C4 आता है। अब आप ये कहना चाह रहे हो कि C4 A4 से आया है लेकिन बीच में B4 नहीं आया, तो ये तो बेसिक वायलेशन है कंपोजिट फंक्शन की परिभाषा का। ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो मैं एक और तरीके से समझाता हूँ, है ना। यही बात आपको वो प्रूफ में लिखने की कोशिश कर रहा है, ये इस A, B और C के थ्रू, है ना।
टू प्रूव दैट एफ एक्स मे नॉट बी ऑन टू कंसिडर द फॉलोइंग पर्टिकुलर एग्जाम्पल। एक ड्राइंग को हम रेफर करते हैं और देखते हैं कि देखो एफ ऑफ एक्स का ऑन टू इंटू होना मैटर ही नहीं करता है। जैसे पहले तो ये वाला केस देखो ध्यान से, f ऑन टू है ही नहीं, मतलब f ने क्या किया, f ने बोला कि मेरे पास 4 एलिमेंट्स थे a1 a2 a3 a4 और y में कुछ एलिमेंट्स थे y, मतलब ये आपके b1 b2 b3 b4, तो आपके a3 और a4 ने b3 को ही पॉइंट आउट किया। g ऑन टू था, g में क्या किया, g में जो 3 और 4 थे इन दोनों ने 3 को लेकर गए। तो आप बात समझने की कोशिश करना, मेनी वन भी इसमें मिक्स कर दिया उसने। देखो यहाँ पर ये जो 1 2 3 4 है, ये वही 1 2 3 4 है, अगर आप देख पा रहे हो तो, है ना। तो आपने क्या किया सर, 1 से 1 की मैपिंग की, इस 1 से इस 1 की मैपिंग होगी। आई होप आपको चीज़ें लिंक में दिख रही है। 2 से 2 की मैपिंग दिख रही है, 3 से 3 की मैपिंग दिख रही है। और दूसरी बात इस 4 ने भी 3 को बनाया और उस 3 ने 3 को ही बनाया, तो बीच में ये वाला 4 पिक्चर में आया ही नहीं। अगर ये वाला 4 पिक्चर में आया ही नहीं, ये वाला 4 पिक्चर में आया ही नहीं, तो f आपका ऑन टू नहीं है, f आपका इनटू है। आपको दिख रहा है ना f के कोडोमेन में एलिमेंट खाली है, फिर भी आपका g ऑफ एफ एक्स, मैंने g ऑफ x कैसा इंश्योर किया मैंने, ऑन टू। अब अगर मैं g ऑफ f ऑफ x की मैपिंग आपको दिखाऊं तो वो कैसे दिखेगी, सोच के देखना। 1 से 1 मैप हो रहा है, 2 से 2 मैप हो रहा है, आई होप हो रहा है, 3 से 3 मैप हो रहा है, और यहाँ पे 4 है उससे भी 3 ही मैप हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो 4 है वो f ऑफ x में खाली रह गया, मतलब को डोमेन में खाली रह गया f ऑफ x की, लेकिन g ऑफ x में तो कुछ खाली नहीं रह रहा है ना। तो मैं कहना चाह रहा हूँ f ऑफ x ऑल्दो इनटू था, पर g ऑफ x तो हमें कैसा रखना पड़ा, ऑन टू, क्योंकि यहाँ कुछ भी खाली रह जाता, यहाँ पे कुछ भी खाली रह जाता तो g ऑफ f ऑफ x ही आपका ऑन टू नहीं रहता ना। तो ये तो डेफिनेशन है सर कि g ऑफ x को ऑन टू रहना पड़ेगा। पर किसी के मन में ये डाउट है कि नहीं सर f ऑफ x को भी ऑन टू रहना पड़ेगा, तो उसके बिना भी बात बन रही है आपके सामने। एक सीधा साधा उदाहरण है जो कि आपको खुद दिख रहा होगा कि हाँ सर देखो ध्यान से, g ऑफ f ऑफ x ऑन टू है, g ऑफ x का तो ऑन टू होना तय है, क्योंकि वरना वो बात वही रह जाएगी कि कोई ना कोई एलिमेंट खाली रह जाएगा। पर f ऑफ x के ऑन टू हुए बिना भी आप g ऑफ f ऑफ x और g ऑफ x को ऑन टू मेंटेन कर सकते हो। क्या ये बातें समझ आ रही हैं? बहुत कंफ्यूजिंग तो नहीं हो रहा है? आई होप चीज़ें क्लियरली होती चली जा रही हैं, है ना। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी फाइंड दैट, हमने एक बहुत क्रूशियल सा रिजल्ट निकाला है कि g ऑफ f ऑफ x अगर बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव होने का मतलब सुन रहे हो क्या आप लोग, बाइजेक्टिव होने का मतलब आपका g ऑफ f ऑफ x कैसा होगा, गौर से सुनिएगा। g ऑफ f ऑफ x बाइजेक्टिव होने का मतलब है ये आपका 1 1 ऑन टू है, ये आपका 1 1 एंड ऑन टू है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, अगर g ऑफ f ऑफ x आपका 1 1 है तो हमने किसके बारे में बात की थी, याद करो, आपका f ऑफ x क्या होना चाहिए, 1 1, याद है ना। अगर ऐसा है तो मैं हमेशा से डिस्कस करता आया हूं कि f ऑफ x क्या होगा सर आपका 1 1, एंड अगर g ऑफ f ऑफ x ऑन टू है तो जो g वाला फंक्शन है वो क्या होना पड़ेगा सर, ऑन टू। कंडीशन समझ आ रही है क्या, कोई परेशानी तो नहीं है। मतलब जब जब कोई कहेगा कि g ऑफ f ऑफ x बाइजेक्टिव है, मतलब g ऑफ f ऑफ x का इन्वर्स निकाला जा सकता है, तो मुझे उसके इन्वर्स के एग्जिस्टेंस के लिए दो ही बातें चाहिए होंगी, क्या, कि f ऑफ x 1 1 रहे सर और g ऑफ x ऑन टू रहे, मैं इसका इन्वर्स बना दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बस 2 लाइन में बात खत्म हो गई, पर इसका पूरा क्रक्स जो हमने डेवलप किया है इन 4 प्रॉपर्टीज से डेवलप किया है, स्पेसिफिकली 3rd and 4th से। याद करो स्टूडेंट, हमने जस्ट 3rd प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि g ऑफ f ऑफ x अगर 1 1 है मतलब f ऑफ x 1 1 है, g ऑफ f ऑफ x अगर ऑन टू है, जस्ट अभी हमने 4th प्रॉपर्टी में पढ़ा, तो g ऑफ x ऑन टू है। तो अगर g ऑफ f ऑफ x 1 1 एंड ऑन टू है, यानी अगर वो बाइजेक्टिव है, तो तय बात है सर वो f ऑफ x आपका 1 1 भी है और g ऑफ x आपका ऑन टू भी है। बाकी के बारे में मैं नहीं जानता, हो भी सकते हैं बाकी नहीं भी हो सकते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब f ऑफ x आपका ऑन टू हो इन टू, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। g ऑफ x आपका मैनी 1 हो या 1 1, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये दोनों 1 1 और ऑन टू रहेंगे, मतलब f ऑफ x 1 1 और g ऑफ x ऑन टू, किससे मेंटेन करने के लिए, g ऑफ f ऑफ x को 1 1 ऑन टू मेंटेन करने के लिए। मैं इसको कैसे याद रखता हूँ वो आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। g ऑफ f ऑफ x अगर बाइजेक्टिव है तो 1 1 बनाने में सहायक कौन होता है, अंदर वाला पार्ट, और ऑन टू बनाने में सहायक कौन होता है, बाहर वाला पार्ट। याद रहेगा क्या, ये बात याद रहेगी, भूलोगे तो नहीं, बस इसे याद रखना, कहानी सॉर्टेड है। यहाँ तक कोई परेशानी, कोई डाउट, कोई इशू, कोई भी कंसर्न आई होप नहीं है। हम आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की तैयारी करवा रहे हैं, और अभी हमने कंपोजिट फंक्शंस का एक डिस्कशन शुरू किया है।
सिर्फ शुरू किया है, अब हम इसे और एक्सटेंड करेंगे और अच्छे से बिल्ड करेंगे। मेरा मानना है चीज़ें समझ आ रही हैं। ये सारी तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारे नोट्स, ई बुक्स और पी बुक्स के लिए भी, पीडीएफ्स के लिए भी आप टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।